पहला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी गंगानगर, डी बीकानेर। ये बीकानेर में स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि शुष्क प्रदेश जो ड्राई एरिया जैसे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पे बागवानी मतलब गार्डनिंग को ज़्यादा प्रोत्साहन देना और ताकि वहाँ पे फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके, बागवानी फसलों का उत्पादन। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उड़ीसा, डी केरल। तो इसमें बी सिक्किम का आप सीधा टिक कीजिएगा। यहाँ पे करीब 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर टिकाऊ कृषि की जा रही है, जहाँ साल भर अच्छी तरह कृषि जारी है, इसीलिए इसको देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी? ए मक्का, बी गेहूं, सी राई, डी उड़द। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ए मक्का। ए मक्का एक्चुअली क्या है, ये मुख्यतः खरीफ की फसल है, लेकिन ये खरीफ, रबी, जायद तीनों में बोई जाती है और जो वर्षा की मात्रा है इसको बहुत कम चाहिए, 50 से 70 सेंटीमीटर। इसके कारण ये पूरे साल इसकी कृषि की जाती है और ये वास्तव में जो अमेरिका का मूल पौधा है, अमेरिका का मूल पौधा है और भारत में इसको कौन लेके आया था? बताइए आप लोग जल्दी, मैं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। पुर्तगाली लेके आए थे, पुर्तगाली लेके भारत में इसको आए थे और तब से ये भारत में लगा। और अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ मक्का उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। मक्का खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में उपयोग होता है। भारत में तो मुख्यतः खाद्यान्न के रूप में होता है, लेकिन यूएसए और अमेरिकन कंट्री में मुख्यतः सूअरों को खिलाने के लिए उपयोग होता है ताकि उसमें से ज़्यादा मांस मिल सके। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें कौन सी खरीफ की फसल है? केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, सी का 1, 2, 3 और डी का 2, 3, 4। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? सी 1, 2, 3। देखिए इसको मैं बहुत अच्छी तरह एक बता देता हूँ। हिंदी में रबी लिखते हैं और इंग्लिश में इसको RABI लिखते हैं। तो ये जो आर होता है इसमें राइस नहीं होता, तो इसमें क्या होगा? गेहूं होगा। तो इसका मतलब ये कौन सी ये फसल है? खरीफ की। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ये बरसात के मौसम में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और तथा सितंबर अक्टूबर में, सितंबर से लेकर अक्टूबर में इसको काट ली जाती है। इसलिए इसको वर्षा काल की फसल ही बोलते हैं, जिसके अंदर कपास, मूंगफली और धान आता है। और एक कौन सी है? रबी की फसल है, RABI, रबी। आर मतलब राइस, जहां राइस ना होता हो वहां क्या होगा? गेहूं होता होगा। तो इसका उत्तर सी है 1, 2, 3। पांचवा, भारत में निम्नलिखित कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात एक्सपोर्ट नहीं है? ए गेहूं, बी चावल, सी चीनी, डी दालें। तो इसका उत्तर होगा डी दालें। यह प्रश्न बड़ा मजेदार है क्योंकि आप देखेंगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है, सबसे बड़ा। मतलब विश्व का करीब करीब भारत 25% दालों का उत्पादन करता है, लेकिन इसके साथ साथ भारत विश्व का 14% आयात भी करता है। मतलब हम विश्व का 25% दालों का उत्पादन करते हैं, लेकिन विश्व का 14% जो कुल दालों का व्यापार होता है उस पर भारत इंपोर्ट करता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है और यहाँ दालों की खपत अधिक है। तो इसलिए भारत में दालों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी ये निर्यातक नहीं, आयातक है। निम्नलिखित कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटका। जो इसका उत्तर है वो डी कर्नाटका का है। कर्नाटका करीब भारत के कुल 30% कॉफी का उत्पादन करता है। उसके बाद केरल का आता है 21% और उसके बाद तमिलनाडु का आता है 5.7%। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जहां विश्व का 7.5% कॉफी का उत्पादन होता है। भारत में जो कॉफी होती है वो मुख्यतः दक्षिण में होती है, दक्षिण, क्योंकि कर्नाटका है दक्षिण में। और जो मुख्यतः जहाँ सबसे पहले इसके उत्पादन की शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? बाबा बुदान की पहाड़ियों पे हुई थी। और इसके अलावा नीलगिरी करना में भी काफ़ी उत्पादन हो जाता है। कॉफ़ी की 2 किस्में हैं, अरेबिका, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अरेबिका और रोबस्टा। ये कॉफ़ी की 2 किस्में हैं और भारत में जो सबसे अधिक कॉफ़ी होती है रोबस्टा किस्म की होती है।
सेवेंथ, एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा पहाड़ी स्थल है जिसकी खेती अभिष्ट आइडल होगी। तो भाई 200 सेंटीमीटर से यदि हम भारत के मानचित्र को बना ले तो कहाँ होती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे। तो यहाँ पे ए जूट, बी कपास, सी चाय और डी मक्का। तो देखिए जूट को भी पानी की बहुत अधिक होती है। यदि हम पश्चिम बंगाल ले लें तो यहाँ भी 200 सेंटीमीटर, डेल्टाई प्रदेशों में काफ़ी पानी रहता है, लेकिन वर्षा 200 सेंटीमीटर नहीं होती। तो भारत में आइडियल स्थिति कहाँ बन रही है? 200 सेंटीमीटर की यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सी चाय सबसे अधिक होगी। ये एक्चुअली चीनी मूल का पौधा है, चीनी मूल का पौधा जो चाइना का है, जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया था। और ये एक प्रकार की रोपण और बागवानी फसल का उदाहरण है। इसका उत्पादन उष्ण और उपोष्ण जलवायु में होता है। उष्ण और उपोष्ण जलवायु प्रदेशों में होता है और यहाँ पे तापमान जो करीब है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीमीटर चाहिए और जो वर्षा की मात्रा है वो करीब करीब 150 से 250 सेंटीमीटर के करीब वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत विश्व में यदि देखा जाए तो चाय के बहुत बड़े उत्पादकों में से एक है, लेकिन भारत में इसकी खपत भी अधिक है। हरित क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से? ए डॉक्टर स्वामीनाथन, बी डॉक्टर कुरियन, सी डॉक्टर सुब्रमण्यम और डी अब्दुल कलाम आजाद। तो भारत में यदि इसका देखा जाए तो ये हरित क्रांति का संबंध किससे? ए डॉक्टर स्वामीनाथन से। लेकिन विश्व में यदि आप देखा जाए तो किसने हरित क्रांति की स्थापना स्टार्टिंग की थी? नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। हरित क्रांति की स्थापना स्टार्टिंग की थी। और हरित क्रांति से भारत में जिस फसल को सबसे अधिक लाभ हुआ वो है गेहूं। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी जानते हैं आप लोग? 1966-67 के बीच में इसकी शुरुआत भारत में की गई थी। 9, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति समुच्च मतलब उच्च सबसे अच्छी? मध्यम ताप मध्यम वर्षा, बी उच्च ताप भारी वर्षा, सी उच्च ताप मध्यम वर्षा, डी निम्न ताप निम्न वर्षा। तो इसका देखिए ये गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। रबी मतलब शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में तापमान तो अधिक नहीं होता और वर्षा भी अधिक नहीं होती। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए मध्य ताप और मध्यम वर्षा। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी? 15, 16, 18, 20। तो पहले तो जान लीजिए कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र होते क्या है। ये देखिए कृषि उत्पादन प्रणालियों से संबंधित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को कहते हैं। इसमें खेती से होने वाली पर्यावरण हानि, चाहे वो प्रदूषण हो, वनों या वन्य जीवों की क्षति हो, अन्य कोई दुष्प्रभाव को कम करने वाले उपाय विकसित करने पर बल दिया जाता है। मतलब कृषि क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण की हानि होती है उसको कैसे ठीक किया जाए उसको बल दिया जाता है। और यदि देखा जाए तो भारत के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 6.3% भाग में ये है। और ये जो भारत को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? करीब 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे बड़ी अंतर्देशीय आर्द्र लवणी मतलब जहाँ नमक की मात्रा अधिक हो भूमि है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी राजस्थान। मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग, शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुरूप कृषि। तो ये ऋषि लिखा है, कृषि कर लीजिए। तो इसका जो उत्तर है ए जिप्सम का उपयोग सर्वाधिक करने से क्या हो? अधिक करने से लवणता और क्षारीयता मतलब बेसिक की मात्रा कम की जाती है। 13वां प्रश्न, हमने पिछले वीडियो में भी यह प्रश्न किया था, फिर से कर लेते हैं। तेजाबी मिट्टी को कृषि भूमि उपयोग बनाने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग किया? ए जिप्सम, बी चूना, सी कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, डी पोटाश। तो इसमें क्या होगा? चूना ही राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि क्षारीय है तो जिप्सम है और तेजाबी या एसिडिक है, अम्लीय है तो चूना का अधिक उपयोग किया जाएगा। 14, भारत में निम्न में कौन वाणिज्य की मतलब कमर्शियल अर्थात ऐसी फसलें जो बेचने के लिए उगाई जाती हैं? ए गन्ना, बी तंबाकू, सी जूट, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर सभी होगा क्योंकि ये तीनों फसलें क्या हैं? मुख्यतः बेचने के लिए ही इनका उत्पादन किया जाता है। गन्ना उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, तंबाकू में आंध्र प्रदेश है और जूट में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक राज्यों में। इनको आप
करंट से भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो या ये पढ़ रहे हो तब तक हो सकता है उत्पादन जो राज्य वो बदल गए हो। तो इसको प्लीज़ एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। यदि इस तरह के प्रश्न हो कि कहाँ सबसे अधिक कौन सी फसल उगती है या कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो उसको रीचेक अवश्य कर लीजिएगा एक बार। 15 निम्नलिखित कौन सही सुमेलित नहीं है? रबी फसल सरसों और ककड़ी, खरीफ फसल मक्का, जायद फसल खीरा और तरबूज और नकदी फसल कपास। इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए, मक्का खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही ये उत्तर है कि जो मक्का है वो खरीफ की फसल में ही उगाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जायद खीरा खरबूजा जो रबियों और खरीफ फसलों के मध्य होता है, बीच का सीजन होता है खरीफ। नकदी फसल कपास है, रबी फसल सरसों और ककड़ी। अब देखिए, जो ककड़ी है वो कौन सी फसल है? जायद है। और जो सरसों है वो तो रबी की फसल है, लेकिन जो ककड़ी है जायद है। इसका उत्तर कौन सा होगा? ए रबी, मतलब सरसों और ककड़ी नहीं है। सरसों तो है लेकिन ककड़ी इसका उत्तर नहीं है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत विश्व में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही। भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फल सब्जियों मसालों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका उत्तर वाला बी वाला सही नहीं है। वर्तमान समय में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सब्जियों का उत्पादक है, पहला नहीं है। प्रश्न 17, गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि उपज मंडी समिति। जो इसका उत्तर है वो कौन सा है? वो ए है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जो गन्ने के लिए FRP फेयर एंड यूनिटी प्राइस को निश्चित करती है। 18, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, सी राधाकृष्णन और DRKV राव। तो इसका उत्तर है ए नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्होंने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और भारत में किसने की थी? स्वामीनाथन ने की थी। और इन्हीं को, बोरलॉग को 1970 में विश्व का शांति नोबेल प्राइज भी मिला था। आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? ए चावल, बी पटसन, सी गेहूं, डी दाल। तो इसका उत्तर क्या है? सी गेहूं पर। जो हरित क्रांति थी 1966-67 में स्टार्ट की गई थी, और इसमें जो सबसे अधिक लाभ हुआ था गेहूं चावल को हुआ था। लेकिन गेहूं चावल में यदि तुलना करें तो गेहूं को सबसे अधिक लाभ हुआ था। मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस फसल की बम्पर पैदावार की गई हरित क्रांति के शुरुआती दौरों में। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा? ए कर्नाटका, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो जो इसका उत्तर है वो है बी असम। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम में जो चाय का उत्पादन होता है मुख्यतः ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी में होता है, ये याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी में चाय का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्रफल उत्पादन दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, और विश्व के अग्रणी चाय निर्यातकों में भारत का चौथा स्थान है। विश्व में कीनिया, चीन, श्रीलंका आता है, लेकिन उसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए पश्चिम बंगाल में होता है। जान लीजिए ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल है तो निश्चित रूप से यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक इसको वर्षा की चाहिए। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र थे वो कहाँ चले गए? पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, और भारत में इसका केवल कमर्शियली यूज के लिए जो क्षेत्र रह गए। यही कारण है कि 1947 तक भारत सरकार ने इस जूट उत्पादन को काफ़ी प्रोत्साहित किया, और आज भी भारत विश्व का करीब 45% जूट का उत्पादन करता है। बांग्लादेश से भारत का प्रतिस्पर्धा चलती है जूट के उत्पादन को लेकर। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसलों का सही समूह है? ए गेहूं, धान, बाजरा, बी गेहूं, धान, गन्ना, सी धान, गन्ना, बाजरा,
डी सरसों, जूट और चना। तो इसमें यदि आपको थोड़ा लॉजिक याद है और यदि पीछे के प्रश्न याद है तो हमें याद है कि गेहूं कौन सी है, रबी की फसल है, तो ये दोनों तो ए और बी तो बिल्कुल हट गए। और फिर सरसों भी क्या है, रबी की फसल है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ ये सी ऑप्शन बना, धान, गन्ना और बाजरा। इसका उत्तर बिल्कुल सही है। 23वां प्रश्न, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका और डी मेघालय में। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ए केरल में होता है। जान लीजिए कि इसमें थोड़ा बेसिक है कि भारत में जो ये रबड़ के बीज थे वो 1876 में हेनरी विलियम लेके आए थे। ठीक है, विलियम लेके आए थे भारत में। और ये भूमध्य रेखीय फसल है, अर्थात इक्वेटर के दोनों तरफ होती है। और इसको वर्षा की मात्रा बहुत अधिक चाहिए, जहाँ वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए वहाँ इसको, चूंकि भूमध्य रेखीय फसल है तो तापमान भी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। और केरल में भारत का करीब करीब कितना, 90% प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। और जो प्रमुख जिले हैं केरल के वो कौन से हैं? एर्नाकुलम, कोझिकोड, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कोल्लम, ये 3 प्रमुख जिले हैं जहां केरल के, जहां पे इस प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। 24वां प्रश्न, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर की कृषि को, मधुमक्खी पालन को, रेशम कीट पालन को और जल में पौधा उगाने को। तो देखिएगा, जो अंगूर की कृषि को उसको हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। सब में कल्चर जोड़ लीजिएगा। विटी, मधुमक्खी के जो पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर कहते हैं। रेशम के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। और जल में पौधों को उगाने को कहते हैं हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रो मतलब वाटर, तो इसका उत्तर क्या है? सी, रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। सीमांत किसान कहलाता है जिसके पास जो 20 हेक्टेयर से अधिक, 10 से 15 हेक्टेयर, 5 से 10 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। तो सीमांत किसान का मतलब होता है मार्जिनल होल्डिंग जिसके पास हो। तो इसका उत्तर क्या है? 1 हेक्टेयर से कम। ये तो सीमांत लाल सबसे छोटे हो गए। और जो मध्यम होते हैं, मध्यम के पास करीब होते हैं 2 से 4 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर होते हैं। और जो बड़ी जोत के होते हैं, मध्यम में भी हम कई वर्गों में बांट देते हैं, कहीं कहीं 10 हेक्टेयर तक जोड़ लेते हैं। और जो बड़ी जोत होती है उनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। तो याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर से कम क्या होते हैं? सीमांत होते हैं। 1 से 2 छोटी जोत होंगे, 2 से 4 सेमी मीडियम होल्डिंग्स होंगी, 4 से 10 मीडियम होल्डिंग्स होंगी। और जो लार्ज होल्डिंग्स होंगी वो 10 हेक्टेयर से अधिक होंगी। और लेकिन जो लार्ज हेक्टेयर वो क्या है? केवल 10.59% वालों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। इसका मतलब भारत में अधिक किसान किसके अंदर आते हैं? सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं।